हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अरुण अग्रवाल उड़ान आईएएस एकेडमी रांची में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अभी झारखंड सामान्य ज्ञान जो पेपर 2 में 100 प्रश्न और पेपर 1 में 10 प्रश्न पूछे जाने हैं, उसकी क्लासेस शुरू की है। तो इस कड़ी में आज दूसरी क्लास है मेरी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको झारखंड के विभिन्न पहलुओं से या झारखंड का जो पाठ्यक्रम है जेपीएससी के लिए उससे आपको बेहतरीन तरीके से रूबरू कराऊं। एक एक इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो सारे इन्फॉर्मेशन आप तक बेहतरीन तरीके से पहुंचाऊं। कोशिश करूंगा आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हो, चीज़ें सामान्य ढंग से आसानी से अच्छे से समझ में आए। तो आज हम लोग इसी कड़ी में दूसरा क्लास ले रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं भी हेडिंग दे देता हूं आज की क्लास का। हम लोग 7th टू 10th जेपीएससी पीटी के लिए पढ़ रहे हैं। और इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? झारखंड सामान्य ज्ञान या झारखंड सामान्य अध्ययन, आप चाहे जो भी बोल दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पेपर 1 के लिए 10 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और पेपर 2 के लिए 100 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। टोटल 110 क्वेश्चंस की तैयारी करनी है हम लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों, आज पहली क्लास है। अगर देखा जाए टॉपिक, चूंकि इसके पहले जो क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों के साथ सिलेबस साझा किया था, सिलेबस को बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। और एक गुजारिश और कर रहा हूँ कि जो वीडियोस भी आप हमारे YouTube पे देखें, आप उसको लाइव कर लें। और अगर YouTube पे आपने अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमें सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें आज हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले मैं आपको इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स दिए गए हैं तमाम पेपर 1 और पेपर 2 में झारखंड के बारे में पढ़ने के लिए। तो दोस्तों देखिए, झारखंड के या किसी भी राज्य के बारे में अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं या किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो पहले उसकी सामान्य समझ होनी बहुत जरूरी है। तो हम लोग झारखंड का एक सामान्य परिचय आज देखेंगे। झारखंड का सामान्य परिचय। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि ये जो क्लासेस हम लोग करेंगे इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जहां जहां पे पॉसिबल है और आपको जरूरत है वहां वहां पे चार्ट, डायग्राम, मैप, इमेजेस, अगर कहीं कोई वीडियो की जरूरत पड़े तो वीडियो के माध्यम से भी आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर झारखंड के सामान्य परिचय की बात करें तो एक तो महत्वपूर्ण बात जो आप सभी लोग जानते होंगे वो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। उसके बाद फिर मैं झारखंड का एक इमेज लूंगा और इमेज पे झारखंड को सामान्य तरीके से समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो हम लोग झारखंड के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कर लेते हैं, वो ये कि झारखंड राज्य जो है इसका गठन बहुत सामान्य बात है, आप सभी लोग जानते होंगे। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। ये हम आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था और ये भारत के उस समय 28वें राज्य के रूप में गठित किया गया था। 28वें राज्य के रूप में गठित किया गया था। देखिए, नवंबर 2000 की बात करें तो नवंबर 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। एक उत्तरांचल, जिसका बाद में नाम उत्तराखंड हो गया, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा झारखंड। 1 नवंबर को उत्तरांचल का गठन हुआ था जो बाद में उत्तराखंड बन गया। 9 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। तो ये 3 राज्य नवंबर 2000 में गठित किए गए थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि झारखंड राज्य का गठन जो 15 नवंबर को किया गया वो कोई माने ऐसे अचानक से नहीं हुआ। 15 नवंबर का डेट रखे जाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। 15 नवंबर को झारखंड के एक प्रमुख नेता, आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा, जिनका जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में, आप सभी लोग जानते हैं
उसी डेट के ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए 15 नवंबर का दिन चुना गया झारखंड राज्य के गठन के लिए। तो ये सोच समझ के किया गया था, एक महत्वपूर्ण दिवस को हम हमेशा याद कर सकें इसलिए किया गया था। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये कि झारखंड राज्य जो है इसकी राजधानी क्या बनी? इसकी राजधानी रांची, रांची झारखंड की राजधानी है ना, और ये शुरू से ही है। और झारखंड में एक उप राजधानी भी बनाई गई, उप राजधानी बनाई गई झारखंड में, कौन सी? दुमका। लेकिन यहां पे ये ध्यान रखना है दोस्तों कि झारखंड की 3 नई उप राजधानियां प्रस्तावित है। झारखंड में 3 नई उप राजधानियां प्रस्तावित हैं। कौन कौन सी उप राजधानियां प्रस्तावित हैं? तो एक है मेदिनीनगर, मेदिनीनगर, मेदिनीनगर मतलब डाल्टनगंज, डाल्टनगंज का नया नाम मेदिनीनगर है। पलामू जिला का हेडक्वार्टर है, आप सभी लोग जानते हैं, है ना। दूसरा झारखंड की जो उप राजधानी प्रस्तावित है वो है चाईबासा, चाईबासा। और तीसरा है गिरिडीह, ये प्रस्तावित है, अभी बनाया नहीं गया है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे मैं कुछ बातें जो हैं वो आपको झारखंड के मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं, और उसके बाद फिर और भी कुछ चीजें जो है वो हम लोग लिख के देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको, है ना। तो ये तो बहुत बेसिक बात है, ये मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पे हम झारखंड का एक मैप ले लेते हैं और उसके माध्यम से चीजों को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैप ताकि आपको साफ साफ पता चले, है ना। ठीक है, ये मैप है झारखंड का, आप सभी लोग इसको देख पा रहे हैं। अब देखिए झारखंड राज्य के बारे में अगर हम बेसिक बात करें तो मैप के माध्यम से हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम देखने की कोशिश करें कि झारखंड राज्य जो है इसके चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं, यानी झारखंड का बॉर्डर किन किन राज्यों के साथ साझा होता है। तो अगर आप देखेंगे तो झारखंड के उत्तर में आपको बिहार राज्य मिलेगा। तो झारखंड के उत्तर में आपको जो राज्य मिलेगा वो राज्य है बिहार, है ना। बिहार झारखंड के उत्तरी भाग में, क्योंकि हम जानते हैं इधर साइड में नॉर्थ होता है और ये दिशा जो होती है मैप पे नीचे की ओर वो कौन सी दिशा होती है? वो साउथ होती है। और इधर जो दिशा होती है उसको हम कौन सी दिशा कहते हैं? ईस्ट कहते हैं, पूर्व कहते हैं। और इधर पश्चिम के हिस्से माने बाएं साइड में जो दिशा होती है उसको वेस्ट कहा जाता है ना। तो ये हो गया बिहार। और दक्षिण की तरफ देखेंगे तो ये जो है ये उड़ीसा है, उड़ीसा या ओडिशा आप जो कह लीजिए, उड़ीसा है। और अगर झारखंड के पूर्व की ओर देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो राज्य मिलेगा वो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और झारखंड के पश्चिमी हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पे जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, है ना। और झारखंड के साथ एक और राज्य की सीमा लगती है, ये जो झारखंड का कौन सा हिस्सा हो गया? उत्तर और पश्चिम, यानी पश्चिमोत्तर भाग जो है ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये एक इंफॉर्मेशन तो ये हो गया। तो झारखंड के चारों ओर कौन कौन सी राज्य हैं वो आपको पता चल गया। अब हम दूसरा काम ये करते हैं कि झारखंड के मैप पे जो सभी जिले हैं उन जिलों को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है गढ़वा जिला, ये है गढ़वा जिला, है ना। इसके बाद गढ़वा के बगल में यहां आएंगे तो ये है पलामू जिला, पलामू जिला। पलामू से इधर आएंगे तो आपको यहां पे मिलेगा चतरा जिला। चतरा से और आगे बढ़ेंगे तो ये जो बड़ा सा जिला है ये है हजारीबाग, हजारीबाग जिला है ना।
और हजारीबाग के बाद यहां देखिए ये है कोडरमा, कोडरमा जिला है, ठीक है। कोडरमा के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा गिरिडीह, गिरिडीह, है ना। इसके बाद फिर जब आप गिरिडीह से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा देवघर, ठीक है। देवघर से आगे बढ़ेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा दुमका, फिर दुमका से इधर आएंगे तो ये हो जाएगा गोड्डा, फिर गोड्डा से आगे बढ़ेंगे तो ये जो है ये है साहेबगंज, फिर यहां से नीचे आएंगे तो ये है पाकुड़, पाकुड़। इसके बाद फिर इधर आ जाइए तो ये है लातेहार, लातेहार। फिर लातेहार से यहां आएंगे तो ये है लोहरदगा, लोहरदगा। लोहरदगा से इधर आएंगे तो ये है गुमला, और इससे नीचे है सिमडेगा, ठीक है। इसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे तो ये है रांची जिला, जो झारखंड की राजधानी है, और रांची से नीचे आएंगे तो ये है खूंटी जिला, ठीक है। इसके बाद रांची से यहां बगल में देखेंगे छोटा सा जो जिला है ये है रामगढ़, रामगढ़ जिला। रामगढ़ से आगे बढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा बोकारो, बोकारो से आगे बढ़ेंगे तो ये मिलेगा धनबाद, और धनबाद से आगे बढ़ेंगे तो ये मिलेगा जामताड़ा, जामताड़ा। अब इधर 3 जिले और बच गए तो ये है पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये है सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, और ये है पूर्वी सिंहभूम। तो इस तरीके से देखिए झारखंड में जो कुल जिलों की संख्या है वो कितनी है। झारखंड में जिलों की कुल संख्या है 24। तो देखिए 1 मैं कर देता हूं, 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये रहा 24। तो इस तरीके से 24 जिले झारखंड में टोटल हैं, है ना। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है आपको, एक नई बात आपको मैं बता दूं कि ये जो 24 जिले हैं, कुल जिले कितने हो गए, तो जिलों की संख्या हो गई 24, लेकिन ये जिले जो हैं ये 5 प्रमंडलों में विभाजित हैं, है ना। तो झारखंड में प्रमंडल की संख्या कितनी है, प्रमंडल है 5। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, कहीं संभाग कहते हैं, कहीं कुछ और नाम से जानते हैं। प्रमंडल 5 हैं। तो अब हम प्रमंडलों की बात करते हैं, तो कौन कौन से प्रमंडल हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो 3 जिले आपको दिख रहे हैं, गढ़वा, पलामू और लातेहार, मैं इन 3 जिलों को एक साथ ले लेता हूं। ये 3 जो आपको जिले दिख रहे हैं, ये गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये पलामू प्रमंडल के भाग हैं, ये पलामू प्रमंडल में आते हैं। यानी पलामू प्रमंडल में कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहां देखिए पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम, ये जो 3 जिले हैं ये भी एक प्रमंडल में आते हैं।
इस प्रमंडल का नाम है कोल्हान, कोल्हान प्रमंडल। यहां पे भी कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एक प्रमंडल यहां है जिसमें साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा इतने जिले शामिल हैं। तो ये 6 जिले जो हैं इनको मिला दें तो ये बन जाता है संथाल परगना, संथाल परगना। और कितने जिले हैं इसमें? इसमें 6 जिले हैं। अब बच गए 2 प्रमंडल, जिसमें से एक का नाम है उत्तरी छोटा नागपुर और दूसरे का नाम है दक्षिणी छोटा नागपुर। तो हम उसको ले लेते हैं। तो देखिए उत्तरी छोटा नागपुर उत्तर के हिस्से में होगा, दक्षिणी छोटा नागपुर दक्षिण के हिस्से में होगा। तो अगर आप चतरा से लेके यहाँ रामगढ़ तक और इधर ऊपर का सारा हिस्सा ले लें तो इसको हम उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के नाम से जानते हैं। ये क्या हो गया? उत्तरी छोटा नागपुर। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 जिले हैं, कुल 7 जिले हैं। और इधर जो बच गया, इधर साइड में जो बच गया हमारा, ये हो गया कौन सा? ये हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो ये भी छोटा नागपुर का पार्ट है लेकिन ये दक्षिण में है ना। तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, इसको कहते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर। और इसमें जिले कितने हैं? 1 2 3 4 5 जिले हो गए। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जिलों वाला प्रमंडल कौन सा है तो उत्तरी छोटा नागपुर। देखिए उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले हैं, सर्वाधिक जिलों वाला प्रमंडल है। दूसरा अगर आपसे पूछे इसके बाद कौन सा है तो इसके बाद देखिए संथाल परगना में 6 हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रमंडल की संख्या के हिसाब से अगर जिलों को अरेंज करेंगे प्रमंडल के हिसाब से, तो पहला प्रमंडल जो सर्वाधिक जिलों के साथ है वो है उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। इसमें कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। दूसरा जो है सर्वाधिक जिलों वाला वो है संथाल परगना, इसमें कितने? 6 जिले हैं, 6 हो गए। तीसरा जो है वो कौन सा है? तीसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर, इसमें कितने? 5 जिले हैं। चौथा जो है पलामू, और इसी पोजीशन पे रखिए कोल्हान को, यहाँ कितने जिले हैं? यहाँ दोनों में 3 जिले हैं। तो 6 5 11 और 6 17 और 7 24। तो इस तरीके से 24 जिले हो गए जो झारखंड के अलग अलग प्रमंडलों में हैं। तो एक बात तो ये समझ में आ गई, तो जिले भी कहाँ कहाँ पे लोकेट हैं वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैंने आपको ये बता दिया कि कौन कौन से प्रमंडल में कितने कितने कौन कौन से जिले हैं, है ना। तो देखिए दूसरी बात हम लोग करते हैं, एक सवाल आपसे और पूछा जाता है, मैं थोड़ा सा इधर प्रमंडल वाला मिटा देता हूं, है ना, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं तो काम आसान हो जाएगा। एक बात आपसे और पूछा जाता है कि ये बताइए कि झारखंड के कौन कौन से जिले किस राज्य के साथ लगते हैं। तो ये भी आपको देखने से स्पष्ट हो जाएगा। मैं एक बार पूरा मिटा देता हूं ताकि फिर से आपको ये बात समझाने में आसानी हो मुझे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं। मैंने कहा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बिहार, ये है बिहार, ये क्या है, ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये क्या है इधर, इधर है उड़ीसा, यहाँ क्या है, यहाँ है छत्तीसगढ़, और इधर क्या, इधर है उत्तर प्रदेश। तो अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार से देखिए कितने जिले लग रहे हैं बिहार के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी झारखंड के 10 जिलों की सीमा बिहार के साथ लगती है। अब कौन कौन से जिले हैं मैंने अभी आपको बताया था।
आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। यह है गढ़वा, गढ़वा की सीमा लगती है। दूसरा है पलामू, बिहार के साथ संलग्न है। तीसरा है चतरा, ठीक है। इसके बाद आएंगे तो हजारीबाग, इसके बाद आएंगे तो कोडरमा, है ना। इसके बाद आएंगे तो गिरिडीह की बिहार के साथ सीमा लग रही है। इसके बाद आएंगे तो देवघर की बिहार के साथ लग रही है। फिर दुमका बिहार के साथ संलग्न है। फिर गोड्डा की सीमा बिहार से लगती है। और यह है साहेबगंज, साहेबगंज की सीमा बिहार से लगती है। तो इतनी सीमाएं बिहार के साथ लगती हैं। एक बात क्लियर हो गया। दूसरी बात करें, अगर आपसे पूछे वेस्ट बंगाल के साथ कितने, झारखंड के किन किन जिलों की सीमाएं लग रही हैं, तो देखिए वेस्ट बंगाल के साथ कौन कौन लग रही है। तो ये पूरा वेस्ट बंगाल है। तो एक तो साहेबगंज वाला हो गया, एक हो गया, तो एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी वेस्ट बंगाल के साथ भी 10, झारखंड के 10 जिलों की सीमाएं वेस्ट बंगाल से लग रही है, जिनमें से एक साहेबगंज है, दूसरा कौन सा है, पाकुड़ हो गया, फिर कौन सा है, दुमका हो गया, फिर कौन सा है, यहाँ पे आएंगे तो जामताड़ा हो गया, फिर कौन सा है, धनबाद हो गया, फिर किसकी सीमा लग रही है, बोकारो की सीमा लग रही है वेस्ट बंगाल से, फिर किसकी लग रही है, रामगढ़ की सीमा लग रही है थोड़ी सी, फिर किसकी लग रही है, रांची की सीमा लग रही है, फिर किसकी लग रही है, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, और फिर किसकी लग रही है, फिर पूर्वी सिंहभूम की लग रही है। तो ये 10 ऐसे जिले हैं जो वेस्ट बंगाल के साथ संलग्न है, देख सकते हैं आप। फिर अगर आपसे पूछ दे कि उड़ीसा के साथ कितने सीमाएं लग रही हैं, कितने जिलों की सीमाएं लग रही हैं, तो देखिए एक तो यहाँ पूर्वी सिंहभूम उड़ीसा के साथ है ना, यहाँ उड़ीसा के साथ है। दूसरा क्या है, सरायकेला खरसावां, तो 1, 2, फिर ये तीसरा और ये चौथा, है ना, 4 ही सीमा लग रही है। तीसरा कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम, और ये कौन सा है, ये है सिमडेगा की सीमा लग रही है। तो उड़ीसा के साथ झारखंड के 4 जिलों की सीमा लग रही है, स्पष्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि छत्तीसगढ़ के साथ किन किन सीमाएं लग रही हैं, कौन कौन सी सीमाएं लग रही हैं, तो देखिए छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन लग रही है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो कौन कौन, एक तो गढ़वा हो गया, दूसरा हो गया लातेहार, लातेहार की सीमा लगती है छत्तीसगढ़ से। तीसरा कौन सा हो गया, गुमला, गुमला की सीमा लगती है, और सिमडेगा की सीमा लगती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 4 छत्तीसगढ़ के साथ भी, और अगर उत्तर प्रदेश के साथ बात करें तो केवल गढ़वा की सीमा लगती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे कुछ और बात यहाँ पे आपको समझना है। आपसे पूछ दे अगर कि झारखंड में कितने ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं 2 राज्यों के साथ लगती हैं, तो देखिए कौन कौन सा हो गया, एक दुमका हो गया, दुमका की सीमा बिहार से भी लग रही है और वेस्ट बंगाल से भी। माने क्वेश्चन को अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग एंगल से तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो आप एक एंगल से उसको देख के जाएंगे और एग्जाम में कोई दूसरा एंगल आपसे पूछ दे तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो देखिए एक तो दुमका की सीमा बिहार से भी लग रही है और वेस्ट बंगाल से भी लग रही है, तो एक हो गया। दूसरा देखिए पूर्वी सिंहभूम जो है, पूर्वी सिंहभूम की सीमा किस किस से लग रही है, इधर वेस्ट बंगाल से भी लग रही है और इधर उड़ीसा से भी लग रही है, ठीक है। इसी तरीके से सरायकेला खरसावां जो है, इसकी सीमा भी देखिए इधर वेस्ट बंगाल से लग रही है और इधर उड़ीसा से लग रही है। तो सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम दोनों की सीमाएं वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से लगती हैं। दुमका की सीमा वेस्ट बंगाल और बिहार से लगती हैं। इसी तरीके से देखिए सिमडेगा जो है, इसकी सीमा उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से लगती है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए गढ़वा जो है, इसकी सीमा 3 राज्यों से लग रही है, यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो झारखंड के किस जिले की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, तो गढ़वा, है ना, किसके साथ, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़। इसके अलावा कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं 2 राज्यों से लगती हैं। तो ये बात मैंने आपको अलग अलग एंगल से समझाने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसमें कहीं कोई, माने अलग अलग एंगल से चीजों को हमको ध्यान में रखना है। चलिए ये तो एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम कुछ और इंफॉर्मेशन अपना जुगाड़ करते हैं, देखते हैं।
जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मेरे ख्याल से मैप पे आपको मैंने कई सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इस मैप को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं। एक दूसरा मैप ले रहा हूं यहां पे। ये देखिए, ये जो 4 लाइंस बने हैं ना, ये दरअसल मैंने झारखंड के अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को समझाने के लिए बनाया है। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। हालांकि अक्षांश और देशांतर इंडिया के ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए अक्षांश और देशांतर के बारे में। देखिए अक्षांश और देशांतर क्या होता है। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को की बात करते हैं। तो देखिए क्या है कि अगर पृथ्वी को हम सामान्यतः क्या मानते हैं, पृथ्वी को हम पढ़ने के लिए ग्लोब की भांति मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि पृथ्वी ऐसे गोल है, तो एक हमने ऐसे गोल बना लिया और मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, पूरा गोला तो नहीं बना है लेकिन आप मान लीजिए। अब क्या है, अगर पृथ्वी के बीचों बीच से एकदम सेंटर से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, एक क्षैतिज रेखा खींच दें जो पृथ्वी को बिल्कुल बराबर 2 भागों में बांट दे, तो इस रेखा के पृथ्वी के 2 भाग में बांटे जाने के कारण इस रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, ऐसा पृथ्वी पे बना हुआ नहीं है, ये हम अपनी पढ़ाई में, ज्योग्राफी की पढ़ाई में काल्पनिक रूप से ऐसी रेखाएं खींचते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक लाइन हमने खींच दिया और इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए पृथ्वी के मैप पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे तो उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश क्यों कहते हैं, अक्षांश क्या होता है, ये सब ज्योग्राफी पढ़ते समय आपको हम लोग समझाएंगे, पढ़ाएंगे। अभी आप बस इतनी बात समझिए, क्योंकि हम लोग को झारखंड पढ़ना है तो थोड़ा सा हम केवल उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये अक्षांश रेखा हो गई। अब पृथ्वी के बीचों बीच में जैसे ही हमने एक रेखा खींची, तो पृथ्वी अगर यहाँ पे हम तलवार रख के काट दे तो 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगी, बराबर बराबर, ऊपर और नीचे। तो ऊपर का जो ये भाग आप देख रहे हैं, ऊपर का आधा हिस्सा, इसको हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, गोला का आधा, नदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो नीचे का इतना आधा हिस्सा है, ये जो पूरा आधा हिस्सा है, इसको हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। एक बात तो ये हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जैसे हमने 0 डिग्री की लाइन खींची है, तो 0 डिग्री के पैरेलल, हम 0 डिग्री के पैरेलल उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों तरफ कई सारी रेखाएं खींच सकते हैं। तो हम जनरली 1-1 डिग्री पे ऐसी बहुत सारी रेखाएं 1-1 डिग्री पे बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये रेखा खींच दिया, ये रेखा खींच दिया, से पैरेलल लाइन से खींच सकते हैं हम, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब अपने आप में एक अक्षांश रेखा है। और ऐसी कई रेखाएं खींची जा सकती हैं ना, बहुत सारी रेखाएं ऐसे खींची जा सकती है। 1-1 डिग्री पे हम बात करें तो 0 डिग्री से इधर 90 बार ऐसे पेन हम चला सकते हैं। ठीक है, हम 90 बार ऐसे पेन चला सकते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारी अक्षांश रेखाएं ऐसे खींच लिया, और यही काम हम दक्षिण की तरफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम क्या हो गई, अक्षांश रेखाएं हो गई। तो बहुत सारी अक्षांश रेखाएं इस तरीके से हम लोगों ने खींच ली, तो कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरीके से पृथ्वी पे अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। अब ठीक इसी तरीके से पृथ्वी पे कुछ देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, और देशांतर रेखाएं कैसे खींची जाती हैं वो मैं आपको समझा देता हूं, है ना। वो मैं आपको अभी समझा देता हूं, और वो कैसे खींची जाएंगी। इसको हम थोड़ा छोटा करके इधर रख लेते हैं। और देखिए ऐसा ही हम एक बनाते हैं,
ग्लोब एक मान लीजिए हमने बना दिया। अब जैसे हम लोगों ने पृथ्वी पे हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचा था, ठीक वैसे ही हम पृथ्वी पे वर्टिकल लाइंस खींच सकते हैं। देखिए इधर जो है, इधर नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है और इधर साउथ पोल होता है, ऐसा हम जानते हैं। तो अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में मिलाने के लिए हम एक लाइन खींच दें, से मान लीजिए अगर हम यहां से यहां ऐसे एक लाइन खींच दें, तो इस लाइन को हम देशांतर रेखा कहेंगे। और हम देशांतर रेखाओं में से किसी एक देशांतर रेखा को आधार रेखा बना लेते हैं। तो जनरली ग्रीनविच रेखा को आधार रेखा माना गया है। तो ऐसा हम मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है ना। और ऐसे ही हम कई सारी देशांतर रेखाएं खींच सकते हैं, 1-1 डिग्री का डिफरेंस लेके। और जैसे हमने एक देशांतर रेखा खींची, तो ध्यान रखिएगा इस पीले वाले लाइन के इधर का जो हिस्सा है पश्चिम का, यानी यहां से यहां तक का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसको पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है, पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। और इधर जो हिस्सा है इसको पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है, पूर्वी गोलार्ध कह सकते हैं। तो ऐसे 1-1 डिग्री पे हम पश्चिम की तरफ भी लाइन खींच सकते हैं, दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाते हुए ना, ऐसे तमाम ऐसे लाइन खींच सकते हैं। तो ये देखिए ये कुछ कुछ आपको खरबूज की तरह दिखाई पड़ने लगेगा। तो ऐसे तमाम लाइंस खींचे जा सकते हैं 1-1 डिग्री पे। इन्हीं रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। तो अब आपको ये बात स्पष्ट हो रही होगी कि अगर हम पृथ्वी पे यानी ग्लोब पे हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचते हैं तो उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, और अगर वर्टिकल लाइंस खींचते हैं जो दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाता है तो उसको देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि पूरी दुनिया में किसी भी जगह, किसी भी देश, किसी भी स्थान को लोकेट कराने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिए ये जो 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है, इसके इधर जितनी भी लाइंस हैं, ये सब कौन सी लाइंस हैं? ये सब है अक्षांश रेखा। लेकिन ये चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए इसको उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। इन सब को नॉर्दर्न लैटिट्यूड लाइंस कहा जाएगा। नहीं, ये सब उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं। और इसके नीचे जितनी रेखाएं हैं 0 डिग्री के नीचे, ये सब दक्षिणी अक्षांश रेखा कही जाएंगे। हैं तो अक्षांश रेखाएं लेकिन दक्षिणी भाग में है 0 से, इसीलिए दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाती हैं। इसी तरीके से यहाँ जो पीला वाला लाइन है, इसके पूरब में जितनी रेखाएं हैं इन सब को पूर्वी देशांतर रेखा कहेंगे। है तो सब देशांतर रेखा, लेकिन 0 डिग्री के पूरब में होने के कारण पूर्वी देशांतर, और जो इधर हैं उनको पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है, पश्चिमी देशांतर रेखा। तो मेरे ख्याल से अक्षांश और देशांतर रेखा आपको समझ में आ गया होगा। तो हम पूरी दुनिया में किसी भी देश का जो विस्तार है उसको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम लोकेट कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसी चीज को झारखंड पे, कि झारखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कैसा है ना। झारखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखेंगे। अब देखिए झारखंड का अवस्थिति बेसिकली कहाँ है, तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। ये देखिए मान लेते हैं कि ये ग्लोब है और ग्लोब में ये 0 डिग्री की लाइन है। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। अब भारत की अगर आप अवस्थिति देखें, इंडिया, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इंडिया, तो आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी। ऐसे मान लेते हैं ये भारत है, ऐसा हम मान लेते हैं। भारत की अवस्थिति आप देखेंगे तो कुछ 0 डिग्री के बिल्कुल माने उत्तर में है। भारत का कोई भी हिस्सा 0 डिग्री या 0 डिग्री के दक्षिण में नहीं है, 0 डिग्री पे नहीं है, वो कुछ यहाँ पे इस तरीके से लोकेटेड है। ऐसे ऐसे मान लीजिए, ऐसे इंडिया का है नक्शा। ठीक है। तो अगर हम भारत का अक्षांशीय और अगर देशांतरीय रेखा से हम देखने की कोशिश करें, देशांतरीय रेखा अगर यहाँ पे हम 0 डिग्री के देशांतर रेखा बना लें, तो एक तो आपको ये समझना है कि भारत 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है
और 0 डिग्री देशांतर के पूरब में है। यानी भारत पूरी तरह से किधर है? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में, जो कि झारखंड इसी का पार्ट है, तो झारखंड की भी अवस्थिति कहां होगी? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में। एक बात तो यह स्पष्ट हो गया। अब भारत का अगर हम विस्तार देखने की कोशिश करें, अक्षांशीय और देशांतर, ये तो पहले अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, यहां से आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। मैं यहाँ बीच में इंडिया का एक नक्शा बना देता हूं छोटा सा। तो मान लेते हैं इसी को इंडिया मान लीजिए फिलहाल, और इधर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अब देखिए मान लेते हैं कि यहां से 0 डिग्री का ये जो अक्षांश रेखा है वो गुजरती है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है ना। और मान लेते हैं कि ग्लोब पे इधर जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत पूरी तरह से उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में है। तो भारत से जो भी अक्षांश रेखा गुजरेगी वो उत्तरी अक्षांश रेखा होगी, और जो देशांतर रेखा गुजरेगी वो पूर्वी देशांतर रेखा होगी। तो अब यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिए कि भारत का जो मेन लैंड है, मुख्य भूमि है, उसका जो सबसे दक्षिणी छोर है ये पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, है ना। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है मुख्य भूमि का, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे पड़ता है। और भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है ये पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। भारत का दक्षिणी हिस्सा के लिए भी उत्तरी अक्षांश शब्द इस्तेमाल करेंगे, दक्षिणी अक्षांश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री के उत्तर में है। ये 0 डिग्री की जो लाइन है, 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है उसके उत्तर में है। और हमने आपको पीछे बताया कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तरी भाग में कोई भी भाग अवस्थित हो तो उसके लिए उत्तरी अक्षांश शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात आपको क्लियर रखना है। ठीक इसी तरीके से यहां पे अगर हम देशांतर की बात करें तो भारत का जो सबसे पश्चिमी भाग है, पश्चिमी बिंदु है, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पे है पश्चिमी भाग, लेकिन इसे कहेंगे पूर्वी देशांतर। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री के पूरब में है। और भारत का जो सबसे पूर्वी भाग है ना, वो कहां से है? वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। तो इस तरीके से यदि आपसे कोई पूछ दे कि भारत का देशांतरीय विस्तार, तो आप क्या बताएंगे? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार हो गया। एक बात तो आपको यहां मैंने समझा दिया। ठीक इसी तरीके से झारखंड का भी अपना अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार होगा। तो उसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं इस मैप पे। एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि झारखंड का जो विस्तार है वो विस्तार पूरी तरह से कहां होगा? वो विस्तार पूरी तरह से अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश के रूप में होगा, और देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर के रूप में होगा। ठीक है, तो अगर झारखंड की बात करें, अक्षांशीय विस्तार की बात करें, तो देखिए झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वो मैं थोड़ा लोकेट कर देता हूं। देखिए ये जो बिंदु यहाँ पे झारखंड के सबसे दक्षिण में टच कर रहा है, तो ये झारखंड का दक्षिणी बिंदु है। और ये जो देख रहे हैं ये झारखंड का सबसे उत्तरी बिंदु है यहाँ पे, है ना। तो झारखंड का जो विस्तार है अगर उसकी हम बात करें तो 21 डिग्री 58 मिनट, ये जो है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड, 25 डिग्री
19 मिनट 15 सेकेंड क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश। ये बात समझ में आई। तो झारखंड चूंकि पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए इसका दक्षिणी भाग के लिए भी उत्तरी अक्षांश और उत्तरी भाग के लिए भी उत्तरी अक्षांश। बस ध्यान रखना 21 डिग्री 58 मिनट, 2 वाला याद रखिएगा, और 25 डिग्री 19 मिनट, यानी 21 से 25 के बीच में, राउंड फिगर में ये ध्यान में रखिएगा ताकि एग्जाम में ऑप्शन पकड़ने में आपको आसानी हो। तो झारखंड का अक्षांश, क्योंकि उतना लंबा याद नहीं रहेगा, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड और 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड आप भूल जाइएगा। तो 21 से 25 डिग्री के बीच अक्षांशीय जो विस्तार है झारखंड का, वो उत्तरी अक्षांश के बीच है, 21 से 25 डिग्री के बीच। इसी तरीके से अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देखिए झारखंड का जो देशांतरीय विस्तार है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, झारखंड का सबसे पश्चिमी भाग, और यहाँ देख रहे हैं झारखंड का सबसे पूर्वी भाग जहाँ पे टच कर रहा है। तो झारखंड का सबसे पश्चिमी भाग 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड क्या कहलाएगा, पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, तो अगर इतना नहीं याद करना है तो आप 83 से 87 याद कर लीजिए। तो 21 से 25 और 83 से 87, 21 से 25 नॉर्दर्न उत्तरी लैटिट्यूड और 83 से 87 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये आपको ध्यान में रख लेना है। ये झारखंड का विस्तार हो गया, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बात ये हो गया। दूसरी बात अगर हम करें कि झारखंड का पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच में विस्तार कितना है, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं। इसको हम मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहीं पे हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि भारत से तुलना कर लेते हैं। भारत का तो है काफी विस्तार, अगर भारत का हम छोटा सा एक मैप ड्रॉ कर दें, अगर मान लेते हैं तो देखिए भारत का जो सबसे दक्षिण और सबसे उत्तर के बीच का जो डिफरेंस है, दूरी है, अगर इसकी बात करें ये, तो ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। यानी अगर हम बात करें नॉर्थ से साउथ और इंडिया को यहां पे रख दें, तो ये जो है ये है कितना है, 3214 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम भारत का पूरब से पश्चिम की ओर की दूरी को अगर मेजर करने की कोशिश करें, पूरब से पश्चिम की ओर जो डिफरेंस है, तो ये है 2933 किलोमीटर, है ना। तो ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो ये कितना है, ये है 2933 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड की बात करते हैं यहाँ पे, तो अभी आप देखिएगा झारखंड का क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तो झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए झारखंड का ये जो पश्चिमी बिंदु है और ये पूर्वी बिंदु है, इसके बीच का डिफरेंस आप देखिएगा, है ना। और ये उत्तरी और दक्षिणी बिंदु है, इसके बीच का डिफरेंस देखिएगा, तो उत्तर और दक्षिण के बीच का डिफरेंस है 380 किलोमीटर, और ये जो है पूरब से पश्चिम ये 463 किलोमीटर है ना। तो देखिए झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड का ये जो है नॉर्थ से साउथ ये 380 किलोमीटर है, और ईस्ट से वेस्ट जो है ये 463 किलोमीटर है। तो यहाँ क्या ध्यान रखना है, एक आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो डेटा आपको पता चल गया कि नॉर्थ से साउथ 380 और ईस्ट से वेस्ट 463 है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है, भारत की बात करेंगे तो भारत का उत्तरी दक्षिणी विस्तार ज्यादा है, उत्तर से दक्षिण की ओर एक्सपेंशन ज्यादा है,
पूरब से पश्चिम की ओर कम है, लेकिन झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड का पूरब से पश्चिम की ओर ज्यादा और उत्तर से दक्षिण की ओर कम है। तो ये बात आपको थोड़ा सा रिलेट कर लेना, ध्यान में रख लेना, ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। तो ये एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद और कुछ इंफॉर्मेशन झारखंड का आपको हम दे दें जो आपके एग्जाम में काम आएगा। तो देखिए आगे जो है, जो महत्वपूर्ण चीजें आपको लग रही हैं उनको आप नोट करते चलिएगा, ताकि आपको बाद में याद रहे, भूले ना आप। तो देखिए अगर हम झारखंड के क्षेत्रफल की बात करें, तो ये है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। झारखंड का जो पूरा एरिया है ये 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पे अगर दूसरा इंफॉर्मेशन ले यहाँ से हम, तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से झारखंड भारत का 15वां राज्य है, 15वां बड़ा राज्य है। और ये कब की बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, उसके पहले नहीं। उसके बाद झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का 15वां बड़ा राज्य है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। और दूसरी बात ये देखेंगे कि झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक है। अब यहीं पे आपको हम जनसंख्या से जुड़ा हुआ तथ्य दे दें। झारखंड की जो कुल जनसंख्या है ये कब 2011 के हिसाब से वह है 3,29,88,134, यानी 3,29,00,000 अप्रोक्सीमेटली, याद रखिएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड का भारत में पोजीशन देखें तो ये 14वां पोजीशन है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड भारत का 15वां बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 14वां बड़ा राज्य है, 14वां बड़ा राज्य है, ठीक है। वहीं दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जहां भारत के कुल क्षेत्रफल का झारखंड 2.42% है, वहीं भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का 2.72, तो लगभग मिलता जुलता डेटा है। यहाँ पे 15वां, 14वां, 2.42, 2.72। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। एक बात ये हो गया। अगली बात अगर हम लोग करें तो इसको मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत अब नहीं रही। अगली बात अगर हम लोग करें तो देखिए झारखंड में जो अभी झारखंड के राज्यपाल हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहां पे मैं लिख देता हूं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो राज्यपाल की बात करें झारखंड में, तो झारखंड के नए राज्यपाल बन गए हैं, अभी आप सब लोगों को पता होगा, है ना, जिनका नाम है रमेश बैस। रमेश बैस, मैं इनकी आपको तस्वीर दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो। ये रमेश बैस साहब हैं जो झारखंड के नए राज्यपाल अभी बनाए गए हैं, है ना, ध्यान में रखिएगा। रमेश बैस झारखंड के नए राज्यपाल हैं। अगर आपसे सीक्वेंस पूछ दे कि झारखंड के कैवें राज्यपाल हैं, तो देखिए अलग अलग किताबों में दो बातें लिखी मिलेंगी, कहीं 9वां मिलेगा, कहीं 10वां मिलेगा। उसका कारण यह है कि झारखंड में अभी तक जितने राज्यपाल हुए हैं उनमें से एक कार्यवाहक राज्यपाल हुए हैं। तो सामान्य तौर पे कार्यवाहक राज्यपाल को कंटिन्यूएशन में गिना नहीं जाता, अगर उनको भी शामिल कर लें तो रमेश बैस 10वें राज्यपाल होंगे। अगर कार्यवाहक 10वें होंगे
कार्यवाहक सहित, ठीक है, और 9वें होंगे कार्यवाहक बिना। कार्यवाहक को अगर काउंटिंग में शामिल ना करें तब, अगर कार्यवाहक को काउंट में ना शामिल करें तो 9वें हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं झारखंड में पहले राज्यपाल जो बने वो थे प्रभात कुमार, ठीक। इसके बाद फिर कार्यवाहक राज्यपाल बने, इसी को शामिल करना और न करना आपके ऊपर है। ये बने, इनका नाम था वीसी पांडे, ठीक है। फिर तीसरे बने एम रामा जोइस, एम रामा जोइस। इसके बाद बने वेद प्रकाश मारवा, वेद प्रकाश मारवा। इसके बाद बने सैयद सिप्ते रजी, इसके बाद बने शंकर नारायण, इसके बाद बने MOH फारूक, 7 हो गए। 8वें नंबर पे बने सैयद अहमद, 9वें नंबर पे द्रौपदी मुर्मू, और 10वें नंबर पे रमेश बैस। ये यहाँ से पहले त्रिपुरा के राज्यपाल थे, वहां से इनको झारखंड भेजा गया, मूलतः छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ से पहले त्रिपुरा में थे, त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल थे, झारखंड आने से पहले त्रिपुरा। और निवासी कहाँ के हैं? निवासी हैं छत्तीसगढ़ के। जबकि द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू कहाँ के निवासी हैं? ये उड़ीसा से हैं, उड़ीसा के विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बता रहा हूं जो ध्यान में रखना है। तो रमेश बैस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा कि अब सवाल पे क्या पूछ रहा है। अगर सवाल में 10वां नंबर दिया रहेगा और कुछ भी मेंशन नहीं तो 10वां लगा दीजिएगा, और अगर 10वां नहीं होकर 9वां दिया हुआ है तो 9वां भी लगा दीजिएगा। अगर दोनों दिया हुआ है तो ध्यान से सवाल पढ़िएगा, कार्यवाहक सहित है या कार्यवाहक के बिना है, ठीक है। उसके बाद अगर आगामी परीक्षा जो आप देने जा रहे हैं, ज्यादा तो संभावना यह है कि इसका प्रश्न पत्र तैयार हो चुका होगा और वही प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो अगर माने रमेश बैस के बनने के पहले का प्रश्न पत्र आएगा तो फिर राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू का नाम शामिल होगा। तो वहां पे ध्यान रखिएगा, वहां पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सवाल ही गलत पूछा गया है। तो अगर प्रश्न पत्र पहले तैयार हुआ है तो द्रौपदी मुर्मू, तो फिर 9वां राज्यपाल हो जाएगा और बिना कार्यवाहक के 8वां हो जाएंगी, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो राज्यपाल की बात हो गई। इसके बाद फिर हम आगे अगर बात करें, राज्यपाल के बाद तो फिर झारखंड के मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो कौन है मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन। वैसे तो अभी आप सभी लोग बहुत नाराज भी हैं हेमंत सोरेन जी से, लेकिन कोई बात नहीं है, सरकारों की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वैसे मैं भी इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि सरकार के पास कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, वैकेंसीज निकाली जानी चाहिए और बड़े स्तर पे निकाली जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से वैकेंसीज नहीं आई है और तमाम जो पोस्ट हैं राज्य सरकार में वो खाली हैं और आप लोगों के सामने तमाम माने उपयुक्त अवसर सरकार को देने चाहिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आएगी वैकेंसी, थोड़ा सा सब्र रखिए, है ना। मैं पूरी तरह से सभी छात्रों के साथ हूँ, युवाओं के साथ हूँ। हाँ, तो हेमंत सोरेन जो है ये झारखंड के 11वें
11वें मुख्यमंत्री हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो एक सवाल तो ये पूछा जा सकता है कि हेमंत सोरेन झारखंड के कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं। देखिए मैं फोटो भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आप खुश हो जाइए। ये हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं 11वें। और अगर पूछा जाए कि अभी तक झारखंड में कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं, तो व्यक्तियों की बात करें तो 6 व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं, है ना। इन 6 व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान में होनी चाहिए। पहला बाबूलाल मरांडी जी बने हैं, बाबूलाल मरांडी जो भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर इन्होंने झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक का गठन किया, फिर वापस भाजपा में आ गए। दूसरा अर्जुन मुंडा जी बने हैं जो वर्तमान समय में केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री हैं, है ना। तीसरा जो मुख्यमंत्री झारखंड में रहे, तीसरा नाम जो है शिबू सोरेन जी रहे, हेमंत सोरेन के पिताजी। इसके बाद आप अगले नाम में लिख सकते हैं मधु कोड़ा को, मधु कोड़ा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। इसके अलावा रघुवर दास जी बने और इसके अलावा हेमंत सोरेन जी बने। तो व्यक्ति के रूप में 6 ही लोग बने। मरांडी जी 1 बार बने, मुंडा जी 3 बार बने, शिबू सोरेन जी 3 बार बने, मधु कोड़ा जी 1 बार बने, रघुवर दास 1 बार, हेमंत सोरेन 2 बार। तो 3 3 6, 2 8 9 2 11, 11वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपको दे दिया। इसके बाद अगर हम बात करें झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष की, झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष, तो आप सभी लोग जानते हैं झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन है। झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष, तो वर्तमान समय में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ये हैं रविंद्रनाथ महतो। महतो, रविंद्रनाथ महतो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। रविंद्रनाथ महतो जो जेएमएम से हैं और शिकारीपाड़ा से ये विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। एक बात ये ध्यान में रखना, इनकी भी आप तस्वीर देख लीजिए, मैं रखा हूं भाई तस्वीर। ये हैं रविंद्रनाथ महतो जी जो झारखंड के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा तो आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो ये कौन है, तो ये हैं न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन जी हैं, है ना। इनके भी फोटो चाहे तो आप देख लीजिए, ये हैं रवि रंजन जी, ये न्यायमूर्ति रवि रंजन जी झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें जो आपको मैंने बताई। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और इंफॉर्मेशन है उसको जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर देते हैं। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं अगर हम झारखंड के विधानसभा की बात करें, झारखंड विधानसभा, तो महत्वपूर्ण बात क्या है झारखंड विधानसभा के बारे में। ये देखिए झारखंड विधानसभा का नया बिल्डिंग है, ये नया बना है। हालांकि चर्चा में भी रहा कि बिल्डिंग बनने के बाद एक बार आग लग गई, क्वालिटी को लेके काफ़ी इस पे सवाल उठा। फिर कोई बात नहीं है। झारखंड विधानसभा के बारे में बात करें तो पहली बात तो ये कि झारखंड विधानसभा एक सदनीय है। देखिए झारखंड का माने केवल यहाँ पे विधानसभा है ना, या आप यहाँ विधानसभा न लिख के झारखंड का विधानमंडल बोल लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। विधानमंडल, झारखंड में विधानमंडल की संरचना कैसी है, एक सदनीय है। सामान्यतः जो विधानमंडल होता है, मैं आपको बता देता हूं, जो विधानमंडल होता है किसी राज्य का, है ना, उसमें 3 चीजें हो सकती हैं, है ना। एक तो विधानमंडल में राज्यपाल शामिल होते हैं, दूसरा
इसका एक जो सदन होता है उसको विधानसभा कहा जाता है और दूसरा सदन जो होता है उसको विधान परिषद कहा जाता है। तो भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पे दोनों सदन मौजूद हैं, लेकिन झारखंड में केवल कौन सा है, विधानसभा। तो जहां पे केवल विधानसभा है उसको एक सदनीय बोलते हैं, और जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है उसको द्विसदनीय कहा जाता है। तो झारखंड की विधानमंडल जो है वो कैसा है, झारखंड का विधानमंडल एक सदनीय है। एक बात ये हो गया। अब इस विधानमंडल में टोटल 81 + 1 सीटें हैं। 81 का मतलब 81 सीटों के लिए निर्वाचन होता है। यहाँ से 81 सदस्य चुनाव के द्वारा चुन के आते हैं, और एक जो सदस्य हैं उनका मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में। झारखंड में अभी भी ये व्यवस्था एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये जो हालांकि संसद में सरकार ने कानून पास करके राज्य विधानसभाओं से और संसद से यानी लोकसभा से एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति के प्रावधान को समाप्त कर दिया, लेकिन अभी झारखंड में एंग्लो इंडियन सदस्य हैं। तो झारखंड के 81 जो विधानसभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन किया जाता है। अब ये जो 81 सदस्य हैं इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है एक सवाल कि इसमें से कितने एसटी कम्युनिटी के सीटें रिजर्व हैं, कितने एससी की सीटें रिजर्व हैं और कितनी जनरल हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। इसमें जो सीटें हैं 28 सीटें एसटी और 9 सीटें एससी के लिए हैं, और जो रेस्ट बच रहा है शायद 44 आएगा, 44 सीटें जो हैं वो जनरल की हैं। तो देखिए आपको कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि एसटी वाला ज्यादा था कि एससी वाला ज्यादा था। तो ये बात ध्यान में रखिए कि झारखंड जो है वो ट्राइबल स्टेट है, यानी यहाँ पे जनजातियों की संख्या काफी ज्यादा है। तो निश्चित रूप से चूंकि जनसंख्या में शेड्यूल कास्ट से ज्यादा पार्टिसिपेशन शेड्यूल ट्राइब्स का है, तो इसलिए विधानसभा के सीटों में आरक्षण भी शेड्यूल ट्राइब्स का ज्यादा होगा। मैं आपको थोड़ा सा कोडिंग कर दे रहा हूं ताकि कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि 28 और 9 तो याद है, लेकिन अब 28 एससी का था कि एसटी का था वो पता नहीं है। तो चूंकि पॉपुलेशन में एसटी का पार्टिसिपेशन ज्यादा है तो विधानसभा की सीटों में भी एसटी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसी तरीके से लोकसभा में भी दिखेगा। तो ये एक बात आप समझ गए। इसके बाद अगर झारखंड में हम लोकसभा में झारखंड का प्रतिनिधित्व देखें, पार्टिसिपेशन देखें लोकसभा, तो लोकसभा में झारखंड से कुल 14 सीटें हैं, 14 सीट्स हैं। अब इसको भी बाइफरकेट कर लीजिए, एसटी, एससी और जनरल। तो इसमें 5 एसटी की सीटें हैं, एसटी की 5 सीटें हैं, एससी की 1 सीट है, तो 6 हो गया, और जो रेस्ट बच गया 8 वो जनरल की सीट हो गई। इसी तरीके से अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में एससी एसटी का पार्टिसिपेशन तो होता नहीं, तो झारखंड की सीटें कितनी है, 14 हैं। अब ध्यान रखिएगा कभी कभी सवाल ये पूछ दिया गया है एग्जाम में कि झारखंड में कितनी संसदीय सीटें हैं, संसद के कितने सदस्य हैं। तो लोकसभा वाले भी संसद के सदस्य हुए और राज्यसभा वाले भी संसद के सदस्य हुए। तो अगर संसद सदस्य पूछा जाएगा झारखंड से तो 20 हो जाएंगे, केवल लोकसभा पूछा जाएगा तो 14, राज्यसभा पूछा जाएगा तो 6। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये सामान्य सा इंफॉर्मेशन है जो आपको मैंने दे दिया। अब इसके बाद इससे जुड़े हुए कुछ और इंफॉर्मेशन मैं अगली क्लास में आपको दूंगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, और आगे इसी तरीके से लगातार हम आपको क्लासेस अवेलेबल कराते रहेंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि पिछले बार जो हम लोग क्लासेस आपको दे रहे थे उससे अभी की वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटेटिव है, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर इसके बाद कोई परेशानी हो तो आप हमारे ऑफिस के जो व्हाट्सएप नंबर हैं उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या ऑफिस का जो फ़ोन नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।